first of all, let's just tell me what is the difference between the thermodynamics and heat transfer? सर थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि कितना हीट हीट हम्म। हीट पास हुआ है, हीट हम्म। ट्रांसफर हुआ है, लेकिन और जो हीट ट्रांसफर है वह बताता है कि कितना टाइम लगेगा किसी भी हीट को ट्रांसफर होने के लिए। मतलब अच्छा। रेट ऑफ हीट को बताता है ठीक है। बेसिकली। अच्छा, सपोज करो अगर आपके आपके रूम में एक सिंपल सा गर्म पानी का ग्लास रखा हुआ है। यस ठीक सर। है, हॉट ग्लास ऑफ वाटर रखा हुआ है। मुझे भी कुछ सिंपल वर्ड में लेमैन लैंग्वेज में ये समझाओ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन उस सिंपल ग्लास ऑफ वाटर से। यस सर। मान लिया कि मेरे पास, जैसे मान सपोज करते हैं कि उसका टेम्परेचर 40 डिग्री है और रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास मान लेते हैं। हम्म। तो जो वह 10 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है, इसके चलते जो हीट का ट्रांसफर होगा, हम्म। एमसीवीडीटी, मतलब जो भी, मतलब जितना भी हीट का ट्रांसफर होगा वह बताएगा हमको थर्मोडायनेमिक्स से कितना हीट ट्रांसफर हुआ है। अगर बात किया जाए कि अगर पर सेकेंड के हिसाब से अगर बात किया जाए कि एक सेकेंड में कितना हीट ट्रांसफर हुआ, या उसको हम्म। 30 डिग्री से 40 डिग्री से दस हम्म। डिग्री 30 डिग्री तक आने के लिए कितना समय लगेगा, वह बताएगा हम्म। मेरा हीट ट्रांसफर। नहीं, मैं डिफरेंस नहीं पूछ रहा, मेरे को सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन जाननी है। उससे क्या थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ आप हीट ट्रांसफर की स्टडी करते हो और कुछ नहीं करते स्टडी? नहीं सर, एनर्जी का इंटरेक्शन देखते हैं उसके तो वो साथ में। एनर्जी इंटरेक्शन मुझे बताओ कैसे देखोगे सिंपल एक ग्लास ऑफ वाटर से? एनर्जी इंटरेक्शन कैसे समझ सकते हो सिंपल ग्लास ऑफ वाटर से? ये सब उसमें हम देखेंगे कि कितना कितना उसका मास है, हम्म। और जो भी टेम्परेचर डिफरेंस के चलते कितना, मतलब उसमें कितना इंटरनल एनर्जी है, और कितना उससे कितना उससे मतलब हीट का ट्रांसफर हुआ सराउंडिंग के बीच में, इंटरेक्शन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कितना किया है हीट। ठीक है। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स में हम इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी की बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं ना। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों वर्ड्स में, टर्म्स में? इंटरनल एनर्जी जो है किसी भी सब्सटेंस का प्रॉपर्टी कह सकते हैं, और लेकिन इंथैल्पी जो है वह बार बार यू प्लस पी भी एक टर्म आ रहा था, उसका नाम दे दिया गया। अगर बेसिकली अगर बात की जाए इंथैल्पी का, तो वह फ्लो एनर्जी को बताता है, और इंटरनल एनर्जी जो है वह स्टोरेज एनर्जी को बताता है। ओके। अच्छा, फ्लूइड मैकेनिक्स जब हम पढ़ते हैं ना, तो यस फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने बर्नौली इक्वेशन पढ़ी होगी, उसमें एक प्रेशर एनर्जी की हम टर्म पढ़ते हैं। यस। क्या टर्म होती है सबसे पहले मुझे वो बताओ। P1 बाई रो जी। पी बाय रो जी। ठीक है ना? मुझे बस इतना बताओ, उस टर्म को हम बोलते हैं प्रेशर हेड। अभी आपने फ्लो वर्क मेंशन करा, फ्लो वर्क को प्रेशर हेड में डिफरेंस है कुछ या दोनों सेम है? सर आई हैव नो आइडिया सर, क्लिक नहीं कर पा ओके। रहा हूँ। ओके। ओके। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस से क्या समझते हो? अनरेस्ट्रिक्टेड फ्लो को फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस कहा जाता है। उसमें ना कोई वर्क डन होता है, लेकिन वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता है। मतलब कि वर्क हम्म। वर्क वर्क अगेंस्ट वैक्यूम। ओके। ओके, जस्ट अज्यूम एक सिंपल सा कंटेनर है आपके पास। यस ठीक है सर। ना? उस कंटेनर को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, बीच में एक मेम्ब्रेन, एक मतलब कि एक मेम्ब्रेन लगा के। अब अज्यूम करो जो एक पार्ट है, पार्ट नंबर टू, वो कंप्लीटली एम्प्टी है। पार्ट नंबर वन में एयर है। ठीक है ना? अब अगर मैं मेंबर को हटाता हूँ, मेम्ब्रेन को बीच में से रिमूव करता हूँ, पार्टीशनिंग रिमूव करता हूँ, तो क्या होगा? पार्ट नंबर वन की जो एयर है वो पूरे के पूरे वॉल्यूम को फिल कर देगा। यस सर। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। अगर पार्ट नंबर ए में जो एयर है उसको स्पेसिफिकली एज अ सिस्टम अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो उस केस में वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? सिर्फ पार्ट नंबर ए में जो एयर थी, सिर्फ उसको मैं एज अ सिस्टम कंसिडर कर रहा हूँ, ना कि पूरे कंटेनर को। इसका ध्यान रखना। आप बताओ वर्क डन क्या होगा इस केस में? सर देखने में तो लग रहा है कि अगर सिस्टम को उसको मान रहे हैं तो बर्डन, मतलब वॉल्यूम एक्सपेंड कर गया तो बर्डन तो होना चाहिए कुछ ना कुछ। हाँ, तो क्या होगा वर्क डन? V2 माइनस V1 इंटू पी। श्योर? क्या आप इसको फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस नहीं बोल सकते? एक्सपेंशन प्रोसेस है, बर्डन जीरो होगा सर। हाँ, तो अगर ये फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस है तो इसमें वर्क डन जीरो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको क्या बोल सकते हैं कि एक्सपैंड हुआ सर, उसके रिस्ट्रिक्शन में कुछ है नहीं, मतलब मास को कुछ, क्या कह सकते हैं हम्म। उसको, मतलब मास को मतलब एक्सपैंड नहीं कर पाया, मतलब डिस्प्लेस नहीं कर पाया कुछ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, थ्रोटलिंग प्रोसेस से क्या समझते हो? सर आइसेंथैल्पिक प्रोसेस को थ्रॉटलिंग प्रोसेस कहा जाता है।
इंथैल्पी कुछ उसमें कुछ कांस्टेंट रहता है। करेक्टरिस्टिक्स कुछ करेक्टरिस्टिक्स थ्रॉटलिंग प्रोसेस की। तो प्रेशर का ड्रॉप होता है सर उसमें। ओके, कहीं प्रैक्टिकली यूज करते हो? यस सर। कहाँ पे? रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं। अच्छा, रेफ्रिजरेटर में थ्रॉटलिंग प्रोसेस आपने यूज करी, ठीक है ना? थ्रॉटलिंग प्रोसेस वहाँ पे यूज क्यों करते हैं? क्या मेन पर्पस है वहाँ यूज करने का थ्रॉटलिंग प्रोसेस को? मेन पर्पज है सर उसका टेम्परेचर को डिक्रीज करना। ओके, चलो ठीक है। प्रेशर को अब ड्रॉप थोड़ा करके। अब थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन सुनना। अभी आपने बोला टेम्परेचर को ड्रॉप करने के लिए हमने थ्रॉटलिंग प्रोसेस का यूज करना। उससे पहले आपने बोला कैरेक्टरिस्टिक्स में कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस करते टाइम प्रेशर भी रिड्यूस होता है, यस सर। ठीक है ना? अब मुझे ये बताओ, अगर आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही ड्रॉप कर रहे हैं तो उस केस में एंथैल्पी कांस्टेंट कैसे रहेगी? टेम्परेचर ड्रॉप होने से इंटरनल एनर्जी रिड्यूस हुई और प्रेशर ड्रॉप होने से फ्लो वर्क रिड्यूस हुआ, तो एंथैल्पी कांस्टेंट कैसे रह पाएगी यहाँ पे? सर उस टाइम में वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो जाता है, कैसे? जो कि कंपनसेट कर देता है। वॉल्यूम का एक्सपेंशन कैसे हो रहा है? डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में कैसे हो रहा है? कम सर आपके पास कम वो। हम्म। जब जब कैपिलरी ट्यूब से पास करता है तो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है उसका। कैसे कह सकते हो एक्सपेंशन हो रहा है? एक्सपेंशन तो होता है, कैसे आप इसको फिजिकली देख पा रहे हो? फिजिकली बात किया जाए तो सर वॉल्यूम उसका बढ़ रहा है, मतलब हीट उसको शायद मिल रहा है थोड़ा सा, इसके चलते बढ़ रहा है सर। अच्छा, थ्रॉटलिंग प्रोसेस में अगर हीट मिल रहा है तो मतलब कि एंथैल्पी तो चेंज होना चाहिए, लेकिन ये तो प्रोसेस आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। सर इरिवर्सिबिलिटी के चलते उसका मतलब हम्म। टेम्परेचर जो हल्का सा टेम्परेचर नहीं कह सकते हैं, वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है सर, मतलब ड्राइनेज फ्रिक्शन वगैरह, इसके चलते में उसका वॉल्यूम बढ़ अच्छा, जाता ठीक है, कुछ कुछ ठीक है, क्लैरिटी उसमें नहीं है। कुछ कुछ सही बता रहे हो, क्लैरिटी नहीं है लेकिन। अच्छा चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे। सिंपल ऑटो साइकिल और कार्नोट साइकिल में डिफरेंस क्या है? कार्नोट साइकिल प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है? है। सर उसका मेन बात है, दो प्रोसेस जो है, दो प्रोसेस है, एक है टेम्परेचर कांस्टेंट और दूसरा है एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके। टेम्परेचर 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 कांस्टेंट वाली प्रोसेस बहुत स्लो होती है, और हम्म। एडियाबेटिक वाली बहुत फास्ट प्रोसेस होती है। तो हम्म। एक साथ एक ही साइकिल में दोनों चीजों को प्रैक्टिकली करना इम्पॉसिबल है, मतलब क्यों बहुत अच्छा एडिया खासा। अच्छा, एक बात बताओ, इसमें वो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस जरूरी है कि फास्ट ही होगी? एक मिनट सर, लाइट चली गई है सर। कोई नहीं, कोई इशू नहीं है। अब बस मुझे इतना बताओ, जरूरी है कि एडियाबेटिक प्रोसेस फास्ट ही होगी? अगर सिंपल सा एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, उसके ऊपर अगर मैं पूरी की पूरी इंसुलेशन कर देता हूँ, और अगर मैं पिस्टन को धीरे धीरे अगर आपके पास कंप्रेस कर रहा हूँ, तो आपके पास तो एडियाबेटिक कंप्रेशन हो गई, बिल्कुल स्लोली। यस सर। तो फिर क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अब? प्रैक्टिकली पॉसिबल, लेकिन बहुत अच्छा खासा टाइम लग जाएगा सर उसमें, मतलब। ओके, एनीथिंग एल्स इसके अलावा कोई और रीजन हो? और रीजन तो हम्म। उतना माइंड क्लिक नहीं कर रहा है, लेकिन। ओके, अच्छा एक केस लेके चलते हैं। लेट अस सपोज कि आपके रूम में अभी एक सिंपल सी आइस क्यूब है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर वो सिंपल सी आइस क्यूब अगर मेल्ट हो रही है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में, तो मुझे ये बताओ कि एंट्रोपी चेंज ऑफ द आइस क्या होगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ द रूम क्या होगा, और एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स क्या होगा? सर आइस की इंट्रॉपी घटेगी और क्यों? रूम की इंट्रॉपी बढ़ेगी, क्यों? एंट्रोपी क्यों घटेगी? क्योंकि हीट का रिजेक्शन हो रहा है सर। अच्छा, प्रैक्टिकली सोच के बताना सर, जल्दबाजी नहीं है कोई भी, आज मेरे पास बहुत टाइम है। यस सर। आइस मतलब मेल्ट हो रही है ना। हाँ, आइस मेल्ट हो रही है। आइस मेल्ट हो रही है तो सर, तो पक्का है कि बढ़ेगा उसका एंट्रोपी। एंट्रोपी बढ़ेगा या घटेगा? अभी तो आप घटा रहे थे। आइस जब मेल्ट होगी, मतलब आइस हम्म। जब वाटर में हम्म। कन्वर्ट होगी तो उसका एंट्रोपी बढ़ेगी। और बढ़ेगी रूम की क्यों? एंट्रोपी घटेगी, क्योंकि हम्म। हीट मतलब आइस हीट लेकर के मेल्ट हो रहा है, इसके चलते में उसका एंट्रोपी बढ़ेगी। ओके, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ द रूम मतलब कि आपके अकॉर्डिंग घटेगा, मतलब नेगेटिव होगा। एंट्रोपी ऑफ यस द आइस मतलब पॉजिटिव होगा आपके अकॉर्डिंग। सर। और व्हाट अबाउट एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स? सर वह देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है तो देखना एंट्रोपी ऑफ पड़ेगा। द यूनिवर्स, मतलब मान लो स्पॉन्टेनियस। अगर आपके सामने अभी आइस मेल्ट हो रही है, तो आप देख के आपको पहले ये एनालाइज करना पड़ेगा कि वो रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है। क्या लगता है क्या नहीं होगी सर, प्रोसेस? जाहिर सी बात है, इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगी। हाँ, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि देखना पड़ेगा? नहीं, हमको लगा कि तो इसके चलते मैं यूनिवर्स का तो एंट्रोपी बढ़ेगी नहीं सर। तो अगर ये इरिवर्सल, अच्छा कैसे श्योरिटी से कह पा रहे हो कि इरिवर्सल प्रोसेस है ये? आपको क्योंकि तो यही फिर नहीं से पता एंट्रोपी मतलब चेंज ऑफ द यूनिवर्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है सर।
कैसे कह पा रहे हो? क्योंकि कंक्लूड कैसे कर पा रहे हो? सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ रही है और लेकिन सराउंडिंग सराउंडिंग की। का एंट्रोपी घट रही है। हाँ। मतलब सिस्टम का एंट्रोपी ज्यादा बढ़ रही है, सराउंडिंग का एंट्रोपी थोड़ा उससे कम घट रही है। क्योंकि हम्म क्योंकि सराउंडिंग जो है मेरा 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान करके चल रहे हैं सर, सिंपल। तो अगर मान लीजिए उसको अगर हम ऐसे क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर स्केल में देखा जाए तो 300 केल्विन के आसपास, हम्म और 0 डिग्री पे 273 केल्विन के आसपास। दोनों में से हीट का ट्रांसफर सेम हो रहा है, जितना हीट आइस में गया है उतना ही हीट हम्म मतलब सराउंडिंग से आया है। ठीक है। तो अगर Q/T अगर लगाया जाए तो उसका हम्म जो भी इंट्रोपी का है, तो उसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर अगर नीचे कम है टेम्परेचर, हम्म तो इससे स्पष्ट रूप से साबित होता है कि सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ा है ज़्यादा ज़्यादा, और सराउंडिंग का एंट्रोपी घटा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ा है। ओके। ओके मनीष, लेट मी प्रोवाइड माय फीडबैक। देखो, सबसे पहले डिलीवरी पार्ट अच्छा है, ठीक है, डिलीवर अच्छे से कर पा रहे हो, लेकिन थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए होगी आंसर्स में, ठीक है ना? कुछ कुछ Yes. आंसर आपने गलत दिए, कुछ कुछ आंसर आपने बिल्कुल सही भी नहीं बोलूंगा मैं, बिल्कुल बिल्कुल सही दिया अभी आपने। आपको थोड़ा सा रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, कहने का मतलब ये है सिर्फ अभी, ठीक है ना? तो थोड़ा सा ध्यान रखना। जब मैं आपसे सिंपल सा आइसा केस से पूछ रहा हूँ, ठीक है, आपने स्टार्टिंग में आंसर गलत दिया, स्टार्टिंग में कि एंट्रोपी चेंज ऑफ द आइस नेगेटिव होगा, होगी गलत, ऐसे कभी तो सोच के बताओ। जब मैं क्वेश्चन पूछा था, मैंने केस जब लिया, जब भी कोई क्वेश्चन आपसे केस के फॉर्म में पूछा है ना, तो मुझे पहले सोच के बताना। अगर कोई डेफिनेशन पूछ रहा हो तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, बिना सोचे डायरेक्टली। लेकिन केस के टाइम पे आपको सोचना पड़ता है। सिंपल आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि एंट्रोपी चेंज ऑफ द आइस पॉजिटिव हुआ, क्यों? क्योंकि वो सराउंडिंग से हीट को गेन कर रहा है, लेटेंट हीट का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द रूम टू द आइस, तो उस केस में एंट्रोपी चेंज ऑफ द आइस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। अब आपके पास हीट लूज हो रही है सराउंडिंग से, दैट मींस एंट्रोपी चेंज ऑफ द आइस इज रूम इज गोइंग टू बी नेगेटिव। ओके। अब यहाँ पे खुद सोचो, आपके पास जो टेम्परेचर डिफरेंस है, रूम का टेम्परेचर डिफरेंट है, आइस का टेम्परेचर डिफरेंस है, तो मतलब ये हीट ट्रांसफर जो हो रहा है वो थोड़ा फाइनाइट टेम्परेचर ग्रेडियंट हो रहा है। तो अगर आपके पास फाइनाइट टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर हो रहा है, उस केस में एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटीज आपको देखने को मिलेगी, एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स पॉजिटिव आएगा, दैट मींस इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है ना? तो ध्यान रखना है इस चीज का। सेकंड, जब मैंने आपसे पूछा था कि एक सिंपल सी ऑटो साइकिल और कार्नोट साइकिल में डिफरेंस क्या है, आपने जो डेफिनेशन बोली, ठीक है, ध्यान रखना, वो हर कोई बोलता है, ये कॉमन मिस्टेक है जो कि बच्चा प्रिपेयर कर रहा है यही बोलता है। तो ये नहीं बोलना, ये करेक्ट वे नहीं है डिफाइन करने का। जब भी दो साइकिल को कंपेयर कर रहे हो, हमेशा इंटरनल और एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटीज की बात करो, ठीक है ना? कार्नोट साइकिल के अंदर आप पहले तो अज्यूम करते हो, आप कोई भी साइकिल जब थ्योरेटिकली पढ़ते हो, आप ये अज्यूम करते हो कि फ्रिक्शन लेस, मतलब कि सिस्टम के अंदर कोई भी फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, तो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी जीरो होती है। एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटीज कहाँ से मिलेगी? यस। फाइनाइट टेम्परेचर ग्रेडियंट से। तो अगर हीट ट्रांसफर अगर हो रहा है फाइनाइट टेम्परेचर से, तो दैट मीन्स एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटीज देखने को मिलेगी। आप खुद सोचो, अब कार्नोट साइकिल अगर मेरे पास है, कार्नोट साइकिल में हीट ट्रांसफर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, एक्सटर्नली वो इरिवर्सिबिलिटी उसकी जीरो है, 0 है। यस। इंटरनली आप ऑलरेडी अज्यूम कर चुके हो, तो टोटल इरिवर्सिबिलिटीज क्या हुई? जीरो हुई, वो कंप्लीटली रिवर्सिबल साइकिल बना। लेकिन ऑटो साइकिल की अगर आप बात करोगे, वो एक्सटर्नली इरिवर्सिबल साइकिल है, क्योंकि हीट ट्रांसफर जो हो रहा है वो थोड़ा कांस्टेंट टेम्परेचर, थोड़ा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना? तो इंटरनली वो रिवर्सिबल है, लेकिन एक्सटर्नली वो इरिवर्सिबल है। तो इन टर्म्स का थोड़ा सा याद ध्यान रखना जब भी आप दो साइकिल को कंपेयर कर रहे हो तब, ठीक है ना? नेक्स्ट मैंने आपसे पूछा था तो ये सिंपल सब सा, बात हाँ। पूरा पता है सर, लेकिन बोल नहीं पाते हैं इतना जल्दी। हाँ बस वही तो, आपको ये पहला बार। थोड़ा अभी एकदम से नहीं बोल पाओगे, आपको थोड़ा टाइम चाहिए, वही मैं बोल रहा हूँ ना। आपको पता है, क्लैरिटी नहीं आ रही, लेकिन ठीक है ना, वही दिक्कत हो रही है। जब मैंने आपसे पूछा थ्रोटलिंग प्रोसेस के बारे में, थ्रोटलिंग आपने बिल्कुल सही बोला, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, ठीक है ना? मेन पर्पस है प्रेशर और टेम्परेचर को रिड्यूस करना, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में भी तभी आप यूज कर रहे हो, ठीक है? आपने जो आंसर दिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है, सही बोला। लेकिन आप क्लैरिटी से सोच नहीं पाए कि कैसे हो रहा है। अगर आप वीसीआरएस साइकिल देखोगे अपनी, उसमें देखो आपके पास यहाँ पे थ्रोटलिंग प्रोसेस के इनलेट पे, थ्रोटलिंग प्रोसेस के एग्जिट पे ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है, पढ़ के देखना बाद में, ठीक है ना? ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वेट मिक्सचर बन रहा है वो एक तरह से। तो आपके पास बाय इंक्रीजिंग दी वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो आपके पास वहाँ पे क्या हुआ, एंथैल्पी बैलेंस हो पा रही है। मेन वजह उसका डायनेमिक फ्रिक्शन है। हाँ, ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, बेसिकली वो आपके पास सैचुरेटेड से वेट मिक्सचर की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना? सर लेकिन कुछ डोमेस्टिक प्रोसेस में रेफ्रिजरेटर के केस में। हम्म कुछ आइसेंथैल्पिक प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज भी होता है। आपके पास वो डिपेंड करता है कि गैसेस कौन सी है, ठीक है ना? वो अच्छा। जूल थॉम्सन कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। yes, sir।
ठीक है ना, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम सिंपल डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की मैं बात कर रहा था। किस प्रकार से आपने यूज डोमेस्टिक करना। आपने डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का नाम लिया ना कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर हम यूज कर रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन यही था कि अगर आप वहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहे हो तो आपके पास एंथैल्पी कैसे कांस्टेंट हो गई। ठीक है, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए वहाँ पे आपके पास क्या हुआ, स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली बाय, क्योंकि वहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है सिंपल सैचुरेटेड मिक्सचर वेट मिक्सचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास यहाँ पे मेरा कि फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस क्या होती है। डेफिनेशन सही बोलती है, एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम इज बेसिकली फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। हल्का सा केस दिया, फंस गए फिर से आप। ठीक है ना, सिलेंडर वाला केस। आप खुद सर लेकिन सोचो उसका जवाब क्या होगा सर, मान लिया जो उसका वर्क केस। डन जीरो ही होगा, वर्क डन जीरो तो जीरो है ही सर, होगा। लेकिन वॉल्यूम तो इंक्रीज करेंगे सुनो ना। वही मैं वही एक्सप्लेन करने लगा हूँ। है फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में वर्क डन हमेशा जीरो होगा। ठीक है ना, अब सोचो उसमें वर्क डन कैसे जीरो होगा। जब आपके पास एक्सपेंशन हुई इनिशियली फर्स्ट नंबर पार्ट से पूरे के पूरे इंटायर वॉल्यूम में वॉल्यूम चेंज आपको देखने को मिला, लेकिन एक्सपेंशन यस। के अगेंस्ट कुछ है ही नहीं। मतलब एयर जब एक्सपैंड हो रही है उसको किसी चीज के अगेंस्ट काम नहीं करना पड़ रहा। तो इवन दो वॉल्यूम अगर आपके पास वहाँ पे चेंज हो रहा है, लेकिन वहाँ पे वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि वहाँ पे आपके पास एयर को किसी के अगेंस्ट काम नहीं करना पड़ रहा। इस वजह से वहाँ पे वर्क डन जीरो था। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, बस यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे। रिमेनिंग कुछ हम्म। एनीथिंग एल्स कुछ रह गया हो। तो मैं पूछा कि हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस। अच्छा वो तो चलो आपने सही बताया था पहले, उसमें कोई इशू नहीं था। हाँ मैं आपसे एक चीज बता, आपको एक चीज मैंने आपसे पूछी थी कि एक सिंपल ग्लास ऑफ वाटर अगर क्लास। मेरे पास है जी सर। तो मुझे एक्सप्लेन करो थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन वहां से। तो सबसे पहले ये देखो थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग कैसे एनर्जी इंटरेक्शन उसमें हो रही है। आपको सोचो एक सिंपल पानी का ग्लास अगर रखा हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स में तीन तरह की एनर्जी इंटरेक्शन आप पढ़ते हो, वर्क यस सर। इंटरेक्शन, मास इंटरेक्शन और हीट इंटरेक्शन। हीट इंटरेक्शन आपको पता है, पानी को छोड़ दोगे ठंडा हो जाएगा, एनर्जी ट्रांसफर हो गई। जब आप बात करोगे मेरे पास यहाँ पे मास इंटरेक्शन की, अगर उसी गर्म पानी के ग्लास में अगर मैं ठंडा पानी ऐड कर दूं तो टेम्परेचर मास। चेंज हो गया, एनर्जी चेंज हो गई, मतलब एनर्जी इंटरेक्शन हो रही है फिर से। अगर सेम उसी पानी को अगर मैं रोटेट कर दूं तो पानी जल्दी से ठंडा हो जाएगा, फास्ट रेट से ट्रांसफर। ठंडा होगा। तो उस केस में वर्क इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगा, टॉर्क लगा रहे हो आप। ठीक है ना, तो सिंपल सा वो चीज मैंने आपसे पूछना चाह रहा था वहाँ पे उस टाइम पे। ठीक है ना, और कोई डाउट आपको भी। नो सर। ओके मनीष, थोड़ा सा इसको एक बार जरूर देखना, क्लैरिटीज ले आओ अपने आंसर में। ठीक है ना, बाकी सब ठीक है, बाकी ऐसा कुछ इशू नहीं है। ठीक है, बाकी थोड़ा सा रिवीजन की रिक्वायरमेंट हो रहा है अभी, बस ज्यादा नहीं, बस ठीक है वैसे।